गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग अपने 5वें चैप्टर वातावरण संसाधन और उनके संरक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग अभी तक वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग मृदा या मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि या शोर प्रदूषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह जिसमें पौधों को उगाने की क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। और मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से और चट्टानों के कटाव या इरोशन से, वेदरिंग से होता है। तो ये 1 दिन 2 दिन का समय में नहीं होता है। इस मिट्टी निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। तो मिट्टी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि इसमें पौधों का निर्माण, सिर्फ पौधों की उत्पत्ति मिट्टी में ही हो सकती है। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो हम लोगों को प्रकृति अपने आप दी है। आगे हम लोग देखेंगे कि मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन किस प्रकार होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो विभिन्न मानवीय क्रियाओं के कारण मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन आता है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन का जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है और जीवों को नुकसान पहुंचता है, पौधों को नुकसान पहुंचता है। इसको हम लोग मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं, जिसके कारण जीवों का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है। क्योंकि जितने भी जीव जगत हैं वो पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। और मिट्टी में जब अच्छी नहीं होगी तो पौधे अच्छे नहीं उगेंगे, पौधे नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण जीवों का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो मृदा प्रदूषण के कारण हम लोग देखें तो फर्स्ट कारण में देख रहे हैं हम लोग चिकित्सीय कचरा या बायोमेडिकल वेस्ट। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उस अनुसार अस्पतालों की संख्या भी बढ़ रही है और अस्पतालों से जो कचरा, सिरिंज, सुई, हानिकारक रासायनिक पदार्थ आदि निकलते हैं, इसके साथ मृत शरीर आदि को मिट्टी में दबा दिया जाता है। अब इनके विघटन के लिए जो सूक्ष्म जीवाणु, रोगाणु मिट्टी में सृजन हो जाते हैं वो मिट्टी को दूषित करते हैं। कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, वे भी मिट्टी की प्रकृति को दिनों दिन नष्ट कर रहे हैं। मिट्टी का जो नेचुरल प्रकृति है उसको खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट कारण जो है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। इसमें देखो हम लोग जानते हैं कि एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है और इस अम्लीय वर्षा के कारण जल और मिट्टी दोनों ही प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें मिट्टी को प्रदूषित करती हैं, क्योंकि ये गैसें जो है वो जब वातावरण के, वायुमंडल के जलवाष्प या पानी से प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि का निर्माण कर लेते हैं। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ ये मिट्टी में पहुंच जाते हैं और मिट्टी का पीएच बिगड़ जाता है, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। तो इसके कारण वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आदि नष्ट हो रहे हैं और मिट्टी में जो उपस्थित लाभदायक जीव हैं वो भी दिनों दिन नष्ट हो रहे हैं। यानी मिट्टी की प्रकृति, संरचना बदलती जा रही है, जिसके कारण उत्पाद या फसलों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अत्यधिक कार्बनिक उर्वरक। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग।
तो रासायनिक उर्वरक खास करके जो कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं और अन्य भी उद्योग धंधों से भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक मिट्टी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो कृषि कार्यों में खास करके जो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन पोटेशियम के सल्फेट, नाइट्रेट उर्वरक, यूरिया, ये सभी जो उर्वरक के रूप में रासायनिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ कीटनाशक डीडीटी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, एल्डरीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, BHC, खरपतवारनाशक जो वीडीसाइड्स है, ग्लाइफोसेट। तो इन सब के कारण मिट्टी जो है वो दिनों दिन दूषित हो रही है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है जब मिट्टी में मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार के खतरनाक ये रासायनिक पदार्थ मिट्टी को खराब करते हैं, मिट्टी की प्रकृति को खराब करते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये जो रासायनिक उर्वरक मिट्टी में मिलाई जाती है वो थोड़े समय के लिए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, लेकिन लगातार इसके यूज करने से मिट्टी की शक्ति जो है, मिट्टी की क्षमता जो है वो दिनों दिन खराब होती है, मिट्टी दूषित होता है, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ती रहती है। नेक्स्ट देखो, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई। कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी मिट्टी की जो प्रकृति है वो बिगड़ जाती है। पौधे की जड़ें जो है वो ठीक से नहीं बढ़ पाती है और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बह के इधर उधर चले जाते हैं, जिसको हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इसके कारण मिट्टी जो लगातार दूषित हो रहा है उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मानव के ऊपर देखें हम लोग प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण दूषित पदार्थ जो है वो मिट्टी में उत्पन्न उत्पादों में चले जाते हैं। मिट्टी में जो पौधे उगते हैं, फल सब्जियां जो उगती है मिट्टी में, उसमें ये उत्पाद जो है, ये पदार्थ जो है वो चले जाते हैं और जब मनुष्य उन उत्पादों का उपभोग करता है तो वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं ये पदार्थ और मनुष्य को रोगग्रस्त कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से आनुवांशिक विसंगतियाँ भी पैदा हो जाती हैं। विभिन्न हानिकारक रासायनिक पदार्थों का मानव शरीर पर पहुँचने से, मानव शरीर तक पहुँच जाने से खास करके उदर विकृति यानी पेट की बीमारी जैसे पेचिस, कॉलरा, डायरिया होती है, टाइफाइड भी होता है। तो इस तरह से विभिन्न बीमारियां सॉइल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण के कारण होती है। साथ ही वनस्पतियों के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। वनस्पति भी इस तरह के मिट्टी में ग्रो नहीं कर पाते हैं, नष्ट हो रहे हैं लगातार। और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी में रहते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अम्लीय मिट्टी में ना तो पौधे ना छोटे जीव जंतु ग्रो कर पा रहे हैं, वो लगातार नष्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी प्रदूषकों में कुछ जो ऐसे रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं जो वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये लगातार वायु को दूषित करते हैं, विभिन्न प्रकार के श्वास संबंधी श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। साथ ही मिट्टी प्रदूषण से जल भी प्रदूषित होता है। नेक्स्ट एक टॉपिक जो है जैव आवर्धन या जैव विस्तारण या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कृषि कार्य में जो प्रयुक्त कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक या खरपतवारनाशक जो हैं, उनमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो मिट्टी को जो प्रदूषित करते रहते हैं और मिट्टी में जो उत्पादित खाद्य पदार्थ हैं ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब ये खाद्य पदार्थ विभिन्न जीवों के द्वारा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो ये इनका धीरे धीरे आवर्धन होने लगता है, यानी खाद्य श्रृंखला के हर स्तर में इनकी मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है।
यानी अगर कोई जीव पौधे को खाया तो शाकाहारी जीव जब पौधे को खाया तो वहाँ जितनी मात्रा में ये रासायनिक पदार्थ पहुँचेंगे, फिर जो दूसरे जो उपभोक्ता होंगे जो इन जीवों को खाएंगे, उसमें इसकी मात्रा जो है और ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से दूसरे तीसरे चौथे उपभोक्ता में इनकी मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, जिसको हम लोग जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इन पदार्थों का जो उपापचय जो है वो बहुत कम होता है और ये नष्ट भी नहीं होते और ये धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि शोर या ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ और साउंड पॉल्यूशन किसको कहते हैं और यह किस प्रकार से प्रदूषण उत्पन्न करके मानव को और विभिन्न जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थीय माध्यम से तरंग के रूप में गमन करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है और मस्तिष्क में सुनने की अनुभूति पैदा होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ध्वनि, अनावश्यक ध्वनि या अवांछित उच्च स्तर की जो ध्वनि है, जिसको हम लोग शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, मनुष्य के कानों के लिए 60 डेसिबल से 70 डेसिबल तक की ध्वनि को सुरक्षित समझा जाता है और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि स्तर को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो ये डेसिबल क्या है हम लोग देख लेते हैं। डेसिबल क्या है, स्मॉल डी कैपिटल बी से इसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, कितनी तीव्र ध्वनि है उसको हम लोग मापते हैं डेसिबल के द्वारा। तो ये जो इतना शोर, इतना प्रदूषण होता है ध्वनि के कारण, तो इसके कारण क्या क्या है हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वाहनों से, उद्योग धंधों से, जेनरेटर से, जेट विमान से, रॉकेट से, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो काफ़ी अधिक तीव्रता की होती हैं और ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। तो खास करके शहरी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है और डॉक्टर लोकेंडर ने इसी को देखते हुए क्या कहा है कि नगर में रहने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों में श्रवण शक्ति सामान्य नहीं होती। ये जो ध्वनि प्रदूषण है, जिसमें हम लोग अगर लगातार रहेंगे तो हम लोगों के सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो शक्ति है वो बाधित होती है, वो खराब हो जाती है, बहरापन भी हो जाता है। तो हम लोग देखें कि शोर के दुष्प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ क्या है। तो पहला देखें मनुष्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मनुष्य लगातार 80 डेसिबल से 150 डेसिबल ध्वनि के बीच में रहता है तो उसको काफ़ी कष्ट और परेशानी होती है। श्रवण शक्ति या सुनने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, बहरापन भी हो सकता है। इसके साथ ही अन्य कई परेशानियां जैसे रक्तचाप का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय संबंधी बीमारी, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद घबराहट भी होती है, नींद नहीं आती है, खिन्नता रहती है, मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहने से। तो प्रजनन की क्रिया भी इसके कारण बाधित होती है और गर्भवती स्त्री पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भ में पल रहे भ्रूण फोएटस के तंत्रिका तंत्र में दोष आ जाता है, जिसका प्रभाव उस समय समझ में नहीं आता है। जब बालक बड़ा होता है तो उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव पड़ता है और कभी कभी ध्वनि प्रदूषण के कारण दुर्घटनाएं भी घट जाती है। हम लोग देखे हैं कि बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं वहाँ पे सायरन लगा होता है या एक दूसरे का जो निर्देश देते हैं ये लोग, वो सुनाई नहीं देता है अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे
तीव्र गति की ध्वनि होती है, तो इसके कारण कभी कभी दुर्घटना भी देखते हैं घटती रहती है। इसके बाद विक्टर ग्रीन जो शहर योजना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या कहा है, इस तरह के ध्वनि प्रदूषण को मृत्यु का एक एजेंट बताया है। ध्वनि प्रदूषण मृत्यु को धीरे धीरे समीप लाने वाला एजेंट है। तो देख रहे हैं हम लोग कि ध्वनि प्रदूषण का भी मनुष्य के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और भी जीव जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखिए हम लोग। तो ज़्यादा शोर के कारण जंगलों में रहने वाले जीवों की दैनिक क्रिया बाधित होती है। वायुयान, रॉकेट आदि के ध्वनि से पक्षी भयभीत हो जाते हैं। औद्योगिक सायरन और विभिन्न प्रकार के तीव्र स्तर के ध्वनि के कारण पक्षियों की संख्या भी कम होती जा रही है। हम लोग चारों प्रकार के प्रदूषण के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वातावरण व मानव आबादी और बढ़ती आबादी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि शोर या ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ और साउंड पॉल्यूशन किसको कहते हैं और यह किस प्रकार से प्रदूषण उत्पन्न करके मानव को और विभिन्न जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थीय माध्यम से तरंग के रूप में गमन करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है और मस्तिष्क में सुनने की अनुभूति पैदा होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ध्वनि, अनावश्यक ध्वनि या अवांछित उच्च स्तर की जो ध्वनि है, जिसको हम लोग शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, मनुष्य के कानों के लिए 60 डेसिबल से 70 डेसिबल तक की ध्वनि को सुरक्षित समझा जाता है और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि स्तर को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो ये डेसिबल क्या है हम लोग देख लेते हैं। डेसिबल क्या है, स्मॉल डी कैपिटल बी से इसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो यह ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। कितनी तीव्र ध्वनि है उसको हम लोग मापते हैं डेसिबल के द्वारा। तो ये जो इतना शोर, इतना प्रदूषण होता है ध्वनि के कारण, तो इसके कारण क्या क्या है हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वाहनों से, उद्योग धंधों से, जनरेटर से, जेट विमान से, रॉकेट से, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो काफ़ी अधिक तीव्रता की होती हैं और ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। तो खास करके शहरी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है और डॉक्टर लोकेंडर ने इसी को देखते हुए क्या कहा है कि नगर में रहने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों में श्रवण शक्ति सामान्य नहीं होती। ये जो ध्वनि प्रदूषण है, जिसमें हम लोग अगर लगातार रहेंगे तो हम लोगों के सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो शक्ति है, वो बाधित होती है, वो खराब हो जाती है, बहरापन भी हो जाता है। तो हम लोग देखें कि शोर के दुष्प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ क्या है। तो पहला देखें मनुष्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मनुष्य लगातार 80 डेसिबल से 150 डेसिबल ध्वनि के बीच में रहता है तो उसको काफ़ी कष्ट और परेशानी होती है। श्रवण शक्ति या सुनने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, बहरापन भी हो सकता है। इसके साथ ही अन्य कई परेशानियां जैसे रक्तचाप का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय संबंधी बीमारी, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद घबराहट भी होती है, नींद नहीं आती है, खिन्नता रहती है, मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहने से। तो प्रजनन की क्रिया भी इसके कारण बाधित होती है और गर्भवती स्त्री पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भ में पल रहे भ्रूण, फोइटस
के तंत्रिका तंत्र में दोष आ जाता है, जिसका प्रभाव उस समय समझ में नहीं आता है। जब बालक बड़ा होता है तो उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी ध्वनि प्रदूषण के कारण दुर्घटनाएं भी घट जाती है। हम लोग देखे हैं कि बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं वहाँ पे सायरन लगा होता है, या एक दूसरे का जो निर्देश देते हैं ये लोग, वो सुनाई नहीं देता है अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तीव्र गति की ध्वनि होती है। तो इसके कारण कभी कभी दुर्घटना भी देखते हैं घटती रहती है। इसके बाद विक्टर ग्रीन जो शहर योजना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या कहा है, इस तरह के ध्वनि प्रदूषण को मृत्यु का एक एजेंट बताया है। ध्वनि प्रदूषण मृत्यु को धीरे धीरे समीप लाने वाला एजेंट है। तो देख रहे हैं हम लोग कि ध्वनि प्रदूषण का भी मनुष्य के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और भी जीव जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखिए हम लोग। तो ज़्यादा शोर के कारण जंगलों में रहने वाले जीवों की दैनिक क्रिया बाधित होती है। वायुयान, रॉकेट आदि के ध्वनि से पक्षी भयभीत हो जाते हैं। औद्योगिक सायरन और विभिन्न प्रकार के तीव्र स्तर के ध्वनि के कारण पक्षियों की संख्या भी कम होती जा रही है। हम लोग चारों प्रकार के प्रदूषण के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वातावरण व मानव आबादी और बढ़ती आबादी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम लोग वातावरण व मानव आबादी, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आगे देखें कि मानव आबादी या ह्यूमन पॉपुलेशन किसको कहेंगे। तो किसी स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को वहाँ की मानव आबादी या ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं। ये पॉपुलेशन जो है वो अचानक किसी स्थान पर परिवर्तन हो सकता है किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण। तो विश्व में मानव आबादी हम लोग जानते हैं कि लगातार आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हमारे देश में भी आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आबादी की दृष्टिकोण से भारत जो है हम लोगों का देश, उसका विश्व में दूसरा स्थान है और चीन का प्रथम स्थान है। वर्तमान समय में हम लोगों को के देश की जनसंख्या या मानव आबादी कितनी है, 1.33 बिलियन यानी 133 करोड़ के आसपास, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो आगे हम लोग देखें कि ये जो आबादी है, इतनी आबादी हमारे देश की, तो बढ़ती आबादी की समस्याएं क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो फर्स्ट देखो, संसाधनों का अनुचित शोषण एवं प्राकृतिक संसाधनों का कम होना। अब देखो, लगातार बढ़ती आबादी के साथ मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास, इसकी समस्या लगातार बढ़ती है, इसकी मांग लगातार बढ़ती है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जल, मिट्टी, वन आदि जो हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित और बेतहाशा प्रयोग हो रहा है और संसाधनों का अति दोहन और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जो दिनों दिन बड़ी समस्या बनती जा रही है वातावरण के लिए। नेक्स्ट देखो, वनों की कटाई। अब हम लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण धरती की जलवायु जो है वो प्रभावित हो रही है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जीव जंतु जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये बड़ी समस्या बनती जा रही है और वे लगातार नष्ट हो रहे हैं। तीसरा देखो, पारिस्थितिक तंत्र की हानि। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में सभी जीव एक खाद्य श्रृंखला में जुड़े होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो वनों के कटाई, प्रदूषण आदि कारणों से पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोसिस्टम, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और जिसके कारण
जिसका कारण क्या है? बढ़ती मानव आबादी। और खाद्य श्रृंखला में यदि कोई एक श्रृंखला, एक कड़ी जो है अगर नष्ट हो जा रही है तो उसका असर बाकियों के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर, वातावरण के ऊपर पड़ता है। जैसे देखो कि यदि मांसाहारी जीवों को, खाद्य श्रृंखला में जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो नष्ट हो जाए तो क्या होगा? शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे जंगलों, चारागाहों, फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचेगी। नेक्स्ट देखो, कृषि भूमि का सिकुड़ना। अब क्या होता है? बढ़ती जनसंख्या के साथ कई आवश्यकताएं जो मनुष्य की बढ़ती जाती हैं। रहने के लिए उनको आवास चाहिए, तो इसके और विभिन्न जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए क्या करते हैं? वन कटाई करते हैं। अत्यधिक चराई, खेती का गलत तरीका, बढ़ता शहरीकरण के कारण उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं लगातार, जिसके कारण भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि, उसमें लगातार कमी हो रही है, जो विश्व स्तर पर एक समस्या बनी हुई है। इसके बाद देखो 5वां पॉइंट, स्वच्छ जल की कमी। अब बढ़ती आबादी के साथ कृषि पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है और उत्पाद को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए लगातार रासायनिक खादों, कीटनाशकों, दवाओं आदि का उपयोग जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिकरण के कारण कचरा, प्रदूषण, इन कारणों से स्वच्छ जल की जो है वो लगातार कमी होती जा रही है। नेक्स्ट देखो, वायु एवं जल प्रदूषण। बढ़ती आबादी के साथ गाड़ियाँ, कल कारखाने, विभिन्न प्रकार के ईंधन के काफ़ी उपयोग बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वायु एवं जल तथा वातावरण लगातार जो है वो प्रदूषित हो रहा है। 7 नंबर देखो, वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन। आबादी बढ़ने से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। अधिक अन्न उपजाने के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही हैं, जिसके कारण वायुमंडल की दशा जो है वो लगातार परिवर्तित हो रही है, वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पॉइंट है वैश्विक तापीकरण या ग्लोबल वार्मिंग। तो विभिन्न प्रकार के वाहनों, जैव ईंधनों का बेतहाशा उपयोग, जिसके कारण वायु जो है, हवा जो है वो दिनों दिन प्रदूषित होता जा रहा है और हवा में ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे विश्व का तापीकरण बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी जो है वो लगातार गर्म हो रही है, जिसको वैश्विक तापीकरण कहते हैं। तो इसका कुप्रभाव वातावरण के ऊपर पड़ता है। तो जलीय, नेक्स्ट पॉइंट देखो 9 नंबर, जलीय भाग का विनाश। अब जनसंख्या वृद्धि के साथ रहने की जो समस्या है, आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घर, मकान आदि बनाने के लिए जलीय भूमि को भर दिया जाता है और उसके ऊपर मकान बनाया जाता है। तो क्या होता है? मकान बनता है, रास्ते बनते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं जलीय भूमि को भरकर। तो वर्षा होने पर वर्षा का जल भूमि के भीतरी स्तर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भूमि में नीचे जल कब जाएगा? जब मिट्टी होगी। तो मिट्टी को तो हम लोग ढकते जा रहे हैं, घर बना के, सड़क बना के, तो जिसके कारण नीचे जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है, क्योंकि जल नीचे छन के जा नहीं रहा है, तो इसके कारण भूमिगत जल का स्तर कम होता जा रहा है और ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। नेक्स्ट है खाद्यान्न का अभाव। तो जनसंख्या लगातार बढ़ने से कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है, और क्योंकि भूमि तो उतनी सीमित है और उसका भी हम लोग दूसरे अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाती है और कृषि उत्पाद, इसके कारण प्रोडक्ट जो है वो, फसल जो है वो कम होता जा रहा है।
तो जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्न की मांग बढ़ती जा रही है, अतः खाद्यान्न का लगातार अभाव बना रहता है। अब हम लोग देखेंगे वातावरण और मानव स्वास्थ्य यानी इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। बढ़ती आबादी के साथ जो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, उसके कारण वातावरण जो दूषित हो रहा है, वातावरण पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार ये वातावरण प्रभावित कर रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ खास बीमारियों के बारे में देखेंगे, जिसमें दमा और ब्रोंकाइटिस जो है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो दमा देखो, अस्थमा श्वसन संबंधी बीमारी है, जिसमें श्वसन क्रिया में करने में बाधा पहुंचती है और यह रोग जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें क्या होता है, श्वास नली जो आगे चल के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाता है, जलन होने लगती है और इस बीमारी के कारण खांसी आता है। विशेष करके रात में सांस लेने में घर घर की आवाज़ सुनाई देती है। सांस उखड़ना या दम फूलना इसका खास लक्षण है और छाती में जकड़न, दर्द या दबाव महसूस होता है। नेक्स्ट देखो ब्रोंकाइटिस, यह भी श्वसन संबंधी बीमारी है और इसमें फेफड़े जो है वो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण कफ की शिकायत, सीने में जलन, सांस लेने में आवाज़ आना घर घर और परेशानी होता है, सांस उखड़ने लगता है। इस तरह की श्वसन संबंधी बीमारियां इसमें भी दिखाई देती हैं। 90% से अधिक रोगियों में यह विषाणु संक्रमण या वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें वायु प्रदूषण इस बीमारी को फैलाने में सहायक होता है। यदि कोई बीड़ी सिगरेट का प्रयोग इस बीमारी में करता है तो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर कोई एक खास बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई बीमारियों का समूह होता है और ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। कोई भी अंग इस रोग से ग्रसित हो सकता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये बीमारी फैलने लगती है। इसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होने लगता है और एक समान कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी होकर समूह बनाती है, जिसको हम लोग कैलस या ट्यूमर के नाम से जानते हैं। जब तक ये कैलस या ट्यूमर सिर्फ एक ही अंग को, जिस अंग में ये हुआ है उसी अंग में स्थिर बना रहता है, तो इसे बोनाइन ट्यूमर कहते हैं, जैसे मस्सा। लेकिन कभी कभी बोनाइन की जो ट्यूमर कोशिकाएं हैं वो सामान्य ही होती हैं, इतनी ज़्यादा कैंसरस नहीं होती हैं। लेकिन जब कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से बढ़कर लंप या गांठ बना लेती हैं, तब इसे मेलिग्नेंट कहा जाता है, जो कि कैंसर ग्रसित कोशिकाओं से बनी होती है। ये ग्रसित कोशिकाएं अपने पास वाली कोशिकाओं से पोषक तत्व लेकर वृद्धि करती है और बाद में अंततः पास वाली कोशिकाओं को मार डालती हैं। कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती हैं और जब ये रक्त संचार या लिम्फ के द्वारा दूसरे अंग तक पहुंचती है तो उन अंगों को भी प्रभावित करती है। इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जब कोई घाव ट्यूमर बनता है तो उस समय ये कैंसर इसमें है कि नहीं है, कैंसर की कोशिका ये है कि नहीं है, तो इसकी जांच आजकल डॉक्टर सामान्य कर देते हैं और इसके लिए कैंसर की जांच की जो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ रही हैं, वो उसमें कैंसर ग्रसित कोशिकाएं है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें शरीर का जो ग्रसित हिस्सा या जो अनियंत्रित कोशिकाओं का जिस हिस्सा में विभाजन तेजी से होता है, उसके कुछ टिश्यू को, कुछ ऊतक को, कोशिकाओं को लेकर और ये बायोप्सी टेस्ट
किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम लोगों का जैव विविधता तथा संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।